नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइज, कल 13 फरवरी को आपका एएलपी का एग्जाम था। एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और इसमें रेलवे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जहां मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाने थे, वहां पे मैथ के 28 से 30 क्वेश्चन आए हैं। तो जिन बच्चों की मैथ और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसकी जगह 35 क्वेश्चन कल देखे गए हैं। तो देखिए, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी थी उनका पेपर कल बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। तो बच्चों का जो रिव्यूज मिले थे उसके आधार पे मैंने एक पेपर तैयार किया है। 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। जिनका भी एग्जाम है 16, 17 और 18 फेब को, वो इस वीडियो को एंड तक देखे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, प्राइम नंबर्स के बारे में आपसे रेलवे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं बहुत बार आपको बता चुकी कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 100 तक कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 50 तक कितने होते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछता है क्वेश्चन कि 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती हैं, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है। और आपको प्रथम मतलब 10 अभाज्य संख्याएं आपको वो दे देगा, 30 से 70 तक अभाज्य संख्याएं जो है उनका एवरेज पता करो। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में मैं आपका ये वाला डाउट पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें अपने आप के सिवाय और किसी का भाग नहीं जाता हो। भाई एक का तो सब में जाता है। ठीक है। एक के सिवाय और खुद के सिवाय और किसी का भाग नहीं जाता हो। ठीक है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है और एकमात्र सम संख्या क्या होती है, दो होती है। दो के सिवाय कोई भी अभाज्य जो संख्या होगी वो आपकी क्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी। सारी सम जो अभाज्य संख्या होगी आगे, प्राइम संख्या जो भी होगी आगे, वो सारी आपकी भी सम आएगी। एक दो ही एक ऐसी एकमात्र ऐसी संख्या है जो आपकी सम है और अभाज्य है। ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, ये संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी कुछ भी पूछ ले आपको, सम संख्या केवल एक ही आपकी जो होती है वो क्या होती है, भाज्य होती है, वो क्या होती है, दो होती है। ठीक है। तो दो एकमात्र आपके क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब अपन देख लेते हैं कि आपके देखो, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, और कौन कौन सी होती है ये भी अपन को पता होना चाहिए। 1 से 200 तक की भी अपन देख लेते हैं, पता नहीं कभी पूछ ले। 1 से 1000 तक कितनी होती है। ठीक है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं बता देती हूँ कि मतलब 1 से 100 तक आपके पास में जो 25 अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है। तो देखिए भी, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। ठीक है। तो देखिए, दो हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, फिर आपका आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, उसके बाद में हो जाएगा आपका 83। ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और एक और हो जाएगा क्या आपका, 97। यही आपके भाज्य से देखिए 25 होते हैं, 25 होनी चाहिए। देखिए गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गई 25 अभाज्य संख्या। तो ये क्या होती है, 100 तक अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 25 होती है, और ये सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। आपको याद होनी चाहिए। देखिए, मैंने जो 15 सेट आपको करवाए हैं एएलपी के,
जो आपके 2024 में आए थे, उसमें आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन शायद अभाज्य संख्याओं से मिल रहा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कभी आपसे पूछ रहा था 30 से 50 तक जो अभाज्य संख्या है उनका औसत निकालो, कभी आपसे पूछ रहा था 60 से 90 तक जो अभाज्य संख्या है उनका औसत निकालो। ठीक है, तो आपको जब पता होगी भाई ये संख्या आपकी अभाज्य है, तभी तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए ये पूरी की पूरी ये जो 25 संख्या है कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या होती है। और इसके सिवाय देखो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसके सिवाय आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है। 1 से 25 तक पूछ रहा है ना, 1 से 25 तक आती है आपकी 9। ठीक है, 1 से 50 तक जो होती है प्राइम नंबर्स की संख्या वो कितनी होती है आपकी, ये होती है 15। 1 से 75 तक जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है आपकी, ये होती है 21। और 1 से 100 तक आपकी कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कभी आपसे आगे पूछ ले तो थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए पता रखो कि 1 से 200 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। और 1 से 1000 तक की भी याद रख लो, 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 168 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होनी चाहिए। ये डिटेल यदि आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी आपकी, पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर आपकी 5, फिर 7, 11, उसके बाद में आ जाएगी आपकी कौन सी 13, उसके बाद में आ जाएगी 17, 19, और 19 के बाद में 23, और 23 मतलब 25 तक 9 होती है, एक और लेना है अपन को, तो 23 के बाद में कौन सी हो जाएगी आपकी 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्या। इन सबको जोड़ के 10 का भाग लगाना है अपन को। ठीक है, वो अपना क्या आ जाएगा, 10 प्रथम अभाज्य संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो देखिए गिनते हैं इनको, क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 3 2 5 5 10, 17 11 28 और 13 41, और 17 आपका कितना हो जाएगा 58, और 19 कितना हो जाएगा 76, 58 और 19 77, और 77 और 23 आपका कितना हो जाएगा 100, 100 और 29 कितना हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा क्या। और 129 में क्या कर लो हो आप, 10 का भाग लगा लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 12.9, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 12.9 आएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन फिर से मैं अभाज्य संख्याओं का ही लेके आई हूँ। इसमें देखिए कोई भी आपको संख्या देके आपको पूछ ले कि बताओ ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो देखिए इसके लिए भी अपन करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछता है रेलवे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। भाई 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपकी अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो देखिए अभाज्य संख्या कैसे पता करते हैं। भाई यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 437 है। आप देखो कि 437 या इससे कम मतलब जो स्क्वायर संख्या है वो कौन सी है, 437 के आसपास जो स्क्वायर संख्या है वो कौन सी है। देखिए आपका 19 का 361 होता है, 20 का 400, और 21 का तो 441 चला जाता है। ठीक है, तो मतलब 20 तक की संख्या है आपको देखनी है। अब आप देखो कि 20 मतलब 400 आ गया, क्योंकि 21 तो आपका 441 हो जाएगा जो 437 से बड़ा चला गया। भैया आपको सबसे बड़ी संख्या देखो 437 है ना, तो आप क्या करो, सबसे बड़ी संख्या के आसपास वाला जो वर्ग है, मतलब इससे कम वाला जो वर्ग है वो आप ढूंढो। तो 400 है, ठीक है, मतलब 20 का। अब आप देखो कि 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं 20 तक। 20 तक कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और 17 है, और ये कौन सी है 19 है। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं में जो अभाज्य संख्या होगी उसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, और जो संख्याएं भाज्य हैं उसमें किसी ना किसी अभाज्य संख्या का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। भाई पहले ऑप्शन से पता चल रहा है भाई
पहले ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है भाई, 2 का तो अपन को पता है लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, ये तो नहीं होगा। 3 का भाग दो, देखो 3 का भी नहीं जाता। 5 का देखो नहीं जा रहा। 7 का देख लो, 7 5 35, 7 का भी नहीं जा रहा। 11 का देख लो, 11 3 33, 4 बचता है 43 में, 11 का भी नहीं जाता। 13 का देख लो, 13 3 39 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26 और कितना 11 बच गया। तो 113 में 13 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है, 17 का दे लो, 17 दूना 34 और कितना बच गया? 34, 3 बच गया 33, 17 का भी नहीं जाता। और 19 का और देख लो भाई, इसमें 19 एकम 19 और आपका 183, मतलब पहली संख्या ही आपकी क्या मिल गई? अभाज्य संख्या ही। भाई इनमें से किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको आगे वाले जो ऑप्शन है वो भी आपको बताऊंगी, देखना भी। भाई यहाँ पे 221 को अपन को देखना है कि अभाज्य है या भाज्य है। देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 2 2 4 5 नहीं जाएगा, 5 का वैसे नहीं जा रहा। 7 का देखो 7 21 नहीं जा रहा। 11 का देखिए 11 का नहीं जा रहा। 13 का देखिए 13 का आपका जाएगा, इसमें 13 का भाग दे रहा जा रहा है। देखो 13 एकम 13 और कितने बच गए? 9 बच गए ना। 13 7 91 होता है, तो इसमें 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है 13 से। ठीक है, तो ये आपकी होगी। आगे वाले और चेक कर लेते हैं। देखो सी जो ऑप्शन है उसमें आपका देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है क्या? 7 4 11 नहीं जा रहा। ठीक है, और 5 का वैसे नहीं जाएगा। 7 का देखो 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 6 42 नहीं जा रहा 7 का। 11 का जा रहा है क्या? 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का जा रहा है क्या? 13 13 3 39 और आपका 4 47, 13 का भी नहीं जा रहा। 17 का जा रहा है क्या? 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, 9 बच गया। 17 का भी नहीं जा रहा। 19 का जा रहा है क्या इसमें? देखिए 19 दूना 38 और आपका कितना आ जाएगा? 38, 5 बच गया। 19 3 57, इसमें 19 का जा रहा है तो ये 19 से डिवाइडेड है, तो ये भी आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन क्या करते हैं, 161 को भी अपन चेक कर लेते हैं। 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का 7 दूना 14, 7 का जा रहा है भाई इसमें, तो ये 7 से डिवाइडेड है। तो आपके पास में एक ही संख्या है जिसमें इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, और इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी संख्या को आपको पता लगाना है कि ये संख्या भाज्य या अभाज्य है, तो उस संख्या के जस्ट मतलब या तो उस संख्या के जस्ट पहले वाला जो वर्ग है ना वो ढूंढो कि इसके जस्ट पहले कौन सी वर्ग संख्या है। ठीक है, उस तक मतलब, और फिर देखो कि वो किसका वर्ग है। जिसका वर्ग है वहां तक की आप क्या ले लो? अभाज्य संख्या ले लो और उनका भाग देके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या आपके प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चन को करना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन से आपको कम से कम प्राइम नंबर तो मेरे को जहां तक लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए रुपए 153 है। देखिए भाई हर शिफ्ट में मैं पिछले में बताई हूँ आपको, जब भी आपके पास में क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ और छूट आ जाती है तो आप सीधा सीधा इनका रिलेशन पता रखा करो। जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है ना वो बराबर होता है आपका किसके? 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, लाभ के। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता रखना है। कोई भी आपको 3 वैल्यू देके चौथी पूछ रहा है तो आपको इसी मेथड से आपको करना है। तो देखिए इसको करते हैं। आपको बोला है क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना? 153। मार्क प्राइस आपको पता करना है, अंकित मूल्य। ठीक है, डिस्काउंट आपको दे रखा है 15%, मतलब 100 में से आप 15 को माइनस करोगे 85 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस पी, मतलब 100 में आप पी की वैल्यू, लाभ कितना है? 20% है। 100 में आप 20 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका? 120 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, करो देखो सोल्व। आपका 5 से काटो ये 17 बार और 5 से ये, 5 दूना 10 और 5 4 20, 17 नाम 153 होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका? 24 को 9 से इंटू करते हैं तो 24 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 नाम 216, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ से मार्क प्राइस जो आएगा, अंकित मूल्य आएगा, वो कितना आएगा आपका? 216 रुपये आएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आप ये जो रिलेशन है इनके बीच में वो याद रखा करो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? देखिए भाई, इसने क्या बोला है कि यदि परीक्षा को आपको पास करना है तो 780 अंक आपको लाने होंगे। ठीक है, कितने? 780 अंक। तो पासिंग मार्क्स जो आपके हैं वो कितने हैं? 780 है। ठीक है, अब जो सोनल है उसको 728 अंक मिले हैं, बट वो 5% से क्या हो गई? फेल हो गई। कितने से? 5% से फेल हो गई। मतलब 728 प्लस 5% मिल जाते तो वो पास हो जाती। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो ना, 728 प्लस 5% उसको और मिल जाते तो क्या हो जाती? वो पास हो जाती। या ऐसे नहीं तो देखो भाई, यहाँ पे देखो, उसको पास होना है, उसे 728 अंक है वो आए हैं, जबकि लाने कितने थे? 780। 5% से वो अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब कितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वो कितने नंबरों से फेल हो रही है भाई। 80 में से आपका 28 से जाता है तो कितना? 52। 80 में से आपका 28 जाता है तो 52 ही आएगा ना, या 42 आएगा? 52 ही आएगा। ठीक है, 30 और ठीक है 52 ही आएगा। मतलब देखिए वो 52 अंकों से क्या कर रही है? क्या हो रही है? फेल हो रही है। लेकिन परसेंटेज में कितने अंकों से फेल हो रही है? 5% से फेल हो रही है। इसका मतलब 5% जो है वो किसके इक्वल है? वो है 52 के इक्वल है। ठीक है, आपको बताना है कि परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। वे परसेंटेज में मतलब 5% से अब वो क्या हो रही है? अनुत्तीर्ण हो रही है। मतलब 100% टोटल अंक थे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? 52/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 5 से काटते हैं, इसको काट लो, 5 दूना 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 52 को 2 से इंटू करते हैं तो 104। मतलब 1040 अंक क्या है? टोटल अंक है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? समीकरणों के युग्म 3x माइनस 5y बराबर 7 माइनस और माइनस 6x प्लस 10y बराबर 7 के हल है। आपको बताना है। अनंत रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, दो हल है, एक अद्वितीय हल है। देखिए भाई, इसके लिए मैं आपको तीनों ही कंडीशन बता देती हूँ। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप इजीली इनको कर लो। देखिए यदि आपके पास में दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपके पास में ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो यदि आपके पास में यदि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 और ये बराबर है c1/c2। ठीक है, बराबर है c1/c2। तो देखिए इस केस में क्या होता है? ये जो दोनों लाइन होती है वो क्या होती है? एक दूसरे पे समपाती होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है। और जो इसके हल होते हैं वो कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, जब भी ये कंडीशन लगेगी आपके अनेक हल होंगे और जो लाइन है वो समपाती होती है। ठीक है, दूसरा केस बनता है आपका यदि a1/a2 ठीक है ये बराबर है b1/b2 बट नोट इक्वल्स टू है c1/c2। ठीक है, बट नोट इक्वल्स टू है c1/c2। तो इस केस में क्या होता है? जो लाइनें हैं, जो आपकी समीकरण है या दो लाइन है वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती है और क्या होता है? कोई हल नहीं होता। कोई हल
नहीं होता। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन और बनती है इसमें, यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू हो B1 बटे B2, ये आप आगे भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू हो C1 बटे C2। तो आपके पास में यदि ये कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और क्या होता है, इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल होता है। कितना होता है, केवल एक हल होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन इन तीनों में से देख लेते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कभी आपसे कौन सी कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा, कभी आपको कौन सी कंडीशन दे देगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन ये देखते हैं, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। बराबर करते हैं, B1 की वैल्यू है माइनस का 5, और B2 की वैल्यू है कितनी, बट्टे में 10। तो भाई यहीं से अपना तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना भाई, A1 बटे A2। अच्छा देखो, 3 दूना 6, ठीक है, 5 दूना 10। यहाँ से हो रहा है कि A1 भाई कौन सी कंडीशन बन सकती है, ये वाली तो बनेगी नहीं। ठीक है, अभी देखो एक और कर लो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आप C1 बटे C2 करते हो तो 7 बटे 7 आता है, मतलब 1 बटे 1 आता है। ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन आपकी बन रही है, कंडीशन 2 बन रही है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल टू है C1 बटे C2 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका कोई हल नहीं होगा। कौन सा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यदि ये कंडीशन पता है तो आपको 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रुपए 65,000 का निवेश किया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। देखिए भाई इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। भाई आपको मिश्र धन निकालना है, तो या तो आप क्या कर लो, ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा के साधारण ब्याज पता कर लो, और यदि साधारण ब्याज को आप मूलधन में जोड़ दोगे तो आपके पास मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। भाई एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 7.5% ब्याज मिल रहा है। तो आप देखो कि जो आपका 6 वर्ष है उसमें आपको कितना ब्याज मिल जाएगा। देखो कितना मिल जाएगा, 7 6 42, और 6 को आधे से इंटू करोगे 3, मतलब 45% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 45% ब्याज मिलेगा, मतलब आप क्या कर लो, 65,000 का 145% निकाल लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो देखो दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। एक होता है आपका एस आई इक्वल टू, मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज जो आएगा अपना वो कितना आएगा, मूलधन अपन को दे रखा है कितना, 65,000, आर अपन को दे रखा 7.5%, मतलब 7 दूनी 14 और एक 15/2, 15/2 को नीचे लिख देती हूँ, और 100 है नीचे, और समय अपन आपको जो दे रखा है वो 6 वर्ष दे रखा है। ठीक है, करो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 से काटते हैं इसको 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब या तो देखो 15 को आप इसको 65 को 15 से इंटू करके फिर 3 से इंटू कर लो। ठीक है, या फिर आपको दो दो डिजिट का जो मल्टीप्लाई वाला आता है तो उससे कर लो। देखो कितना, 15 थी 45, और 65 और 45 को जब इंटू करते हैं अपन तो क्या आएगा, 5 5 25, 2 6 5 30, और 5 चौक 20 50, और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 52, 2 हासिल में 5, 6 4 24, और 5 कितना हो जाएगा आपका 29। तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, 29,250। भी जीरो है ना यहाँ पे, तो कितना ब्याज मिल जाएगा आपको, 29,250 किस पे, 65,000 पे। तो कितनी धनराशि आपको मिलेगी भाई, इसमें 65,000 भी क्या कर लो आप, ऐड कर लो। तो देखिए कितना आता है अपना, ये आता है 9 5 14, कितना आएगा, 94,250 रुपए आपको क्या मिलेंगे, ब्याज के मिलेंगे, जो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो भाई, 6 वर्ष में एक वर्ष में आप वार्षिक जो दर है वो 7.5% है, 6 वर्ष में कितने परसेंट दर मिलेगी आपको,
छह को आप 7.5 से इंटू करोगे तो आपके पास में आएगा 45। 45% आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 100 पे आपको 145 मिलेगा। ठीक है, 100 की वस्तु पे आपको 145 रुपए मिलेंगे, यही है। तो आप क्या कर लो भाई, 65,000 है, 65,000 का आप डायरेक्ट 145% निकालो, परसेंट मतलब नीचे 20। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि 65 को 145 से इंटू करके आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए आपका 1 जीरो तो यहाँ से आ जाएगा, और 145 को आप किससे इंटू करो, 65 से जब इंटू करते हो तो आपका आता है, देखो यहाँ से 5 5 25, 6 5 6 5 30, 5 4 20, 50, और दो कितना हो जाएगा आपका, 50 2 52, हासिल में 5 चला जाएगा, 5 5 10, और 6 4 24, 24, और 10 कितना हो जाएगा आपका 34, हासिल में 3 चला जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 एकम 6, और 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब यहाँ से अपना आ रहा है 9 4 2 5। तो देखिए यहाँ से भी अपने पास में आ गया क्या, 94,250। ठीक है, तो यदि आप ये समझ गए तो देखो एक लाइन का आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आप करोगे तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा लेंथी आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई आयतन दे रखा है, और त्रिज्या, और जो आपका त्रिज्या और बेलन का जो ऊंचाई है उसका अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले तो जो आपका आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, जो क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3 है। तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 3 के मल्टीपल नहीं है, अब 2 ऑप्शन है, मतलब करके देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन आपके पास एक ही दिया हुआ है वो जो 3 का मल्टीपल है, तो आपको इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो करो, इसको सोल्व करेंगे अपन। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर मतलब मैं त्रिज्या को मान लेती हूँ 3x, और ऊंचाई को मान लेती हूँ क्या, 4x। तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3x का, तो 9x² अपने पास में आ जाएगा, इंटू एच कितना है अपने पास में 4x, और इसी की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 38,808 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट यदि हो जाएगी तो अपन 3x की वैल्यू फाइंड आउट करके r की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, करते हैं, देखिए सोल इसको 11 से काट लो, पहले 11 से कटेगा ये, 11 से ये 2 बार कटेगा, और 11 से ये देखो 11 3 33, 5 बच गया, 11 5 55, और फिर से 3 बच गया 30, 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 8 88, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये है 9 से काटो इसको, ये आ जाएगा, देखो 9 चौक 36 तो ज्यादा हो जाता है, 9 3 27, 8 बच गया, 9 9 81, और 9 दूना 18। ठीक है, 4 दूना 8 से इसको काटो, देखो 8 से कितनी बार कटेगा भाई ये, 8 4 32, 7 बच गया, और 8 नाम 72, 49 आ गया, और इधर नीचे 7 है तो ये इधर चला जाएगा, मतलब एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो देखो 49 को मैं 7 इंटू 7 लिख लूँ, और एक ये वाला 7, तो ये आ जाएगा 7। दोनों तरफ यदि आप क्यूब मतलब रूट लेते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, x आ गया अपने पास में 7, तो आपके पास आपको 3x निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालनी है, 3x कितना हो जाएगा आपका, 7 ये 21 आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिज्या ही पूछा था या व्यास पूछा था, सॉरी देखो इसको भी ध्यान से देखना, व्यास अपन से पूछा है ना, तो व्यास नहीं, ये तो क्या है, त्रिज्या ही है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना मतलब 21 का 2 गुना कितना, 42, तो ऑप्शन बी होगा अपना, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखो सिंप्लीफिकेशन के कल वाले जो आपकी शिफ्ट हुई है एक एएलपी की, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से पूछे गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चैप्टर है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे तो आपको क्या देखना है, देखो नीचे भाई कितने पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, कितने डिजिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और एक 4,
4 और 4 8, मतलब नीचे क्या आएगा आपका 10 की पावर 8 आएगा। और यहाँ पे और इन सबको एक को इंटू करोगे तो एक ही बन जाएगा ये तो। और क्या है आपके पास में 10 की पावर 6 है। अब देखिए क्या होगा, 10 की पावर 6 को नीचे लेके आओगे तो माइनस का क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6 हो जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 2, जो कितना हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 0.512 के ऊपर बार लगा हुआ है को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए भाई, जो रिकरिंग वाले क्वेश्चन है, जो ऐसे बार वाले क्वेश्चन है, वो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको हर तरह के, इसमें 4-5 टाइप बनते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे तो देखिए अपने को क्या करना है, पॉइंट के बाद में आपको देखो क्या दे रखा है, 512 पे तीनों जो डिजिट है सब पे बार दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या करते हैं अपन, देखते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो भाई सबके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको 512 को 512 ही लिख दो। और नीचे क्या आ जाएगा, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एजुकेशन था। यदि यहाँ पे क्या होता है, इस बार में मतलब कोई डिजिट ऐसी होती जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था पॉइंट के बाद में या पॉइंट के पहले, तो उसमें क्या करते हैं, पूरी संख्या को लेके उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ होता। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको शायद हर शिफ्ट में करवाए हैं, रेलवे की जो एएलपी का या फिर एनटीपीसी के जो सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ, हर शिफ्ट में आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई ए और बी मिलकर एक टंकी को कितने घंटे में, 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। कौन, ए और बी, कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, तो देखिए जो ए और बी है उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, मतलब ए और बी के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसने बोला है यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बी को लग रहे 6 घंटे अधिक, तो मैं ए का क्या मान लेती हूँ कि माना ए को x घंटे लगे हैं, ए को कितना लगा है, x घंटे लगे हैं, तो बी को कितना टाइम लगेगा, इससे 6 घंटे अधिक, मतलब x प्लस 6 घंटे लगे हैं। ठीक है, x प्लस 6 घंटे लगे हैं। तो भाई देखो ए का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/x, और बी का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, ये ए और बी के 1 घंटे का काम है, जबकि ये भी ए और बी के 1 घंटे का काम ही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप अब इसके आगे ऐसे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपको इक्वेशन नहीं बनाना, आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रखो और देखो कि कौन सी x की वैल्यू रखने से 1/4 आपका आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ये फिक्स पैटर्न आप याद रखो, इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। आपको जिसका पूछा है ना उसका x मान लो, और फिर क्या कर लो आप, भाई x की वैल्यू आप ऑप्शन से उठा उठा के रखो और आप देखो कि कहाँ पे आपका मतलब ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू यदि मैं 2 घंटे रखती हूँ तो ये 1/2, और ये आपका आ जाएगा कितना, 1/6 और 2 8। ठीक है, यही है ना, करो देखो 16 को कितना हो जाएगा आपका 8। यदि आप एलसीएम लेते हो तो 4 और 1 5, 5/8 आ रहा है, ये तो नहीं होगा आपका। दूसरा लेते हैं 1 घंटा, यदि यहाँ पे आप 1 लेते हो और यहाँ पे आप 1 लेते हो तो 1/7, मतलब नीचे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, एलसीएम 7 आएगा, मतलब नीचे 4 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको चेक नहीं करेंगे आगे। लेते हैं सी ऑप्शन, लेते हैं अपन एक बार इसको लेते हैं 1/6, और ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है,
1/12 हो जाएगा। अब देखो इसको करते हैं अपन, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूना 12, 2 बार जाएगा तो 2, और 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा तो 1, कितना आएगा 3/12। और इसको यदि अपन 3 से काटते हैं तो अपने पास में क्या आता है 1/4, मतलब मैच हो गया ना, 1/4 1/4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 15, 25 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जब भी आपको चार संख्याएं दे रखी है ABCD, और पहले दो का अनुपात पहले दो संख्या आपके समानुपात है, लास्ट वाले दो संख्याओं के, तो जो चतुर्थ अनुपात निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा A/B/C/D। तो D क्या हो जाता है आपका BC/A होता है। चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/A होता है। तो जब भी चतुर्थानुपाती आपसे बोले तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को A मान लो, दूसरी संख्या को B मान लो, और तीसरी संख्या को C मान लो। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, BC/A। BC क्या हो जाएगा 25 × 12 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, तो 15 आ जाएगा। 25 × 12 बट्टे 15 आ जाएगा। काट लो, देखो इसको 5 से काटते हैं, 5 से ये 15, 5 से ये 5 बार, 3 से ये 4 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 20। आपका इसका आंसर आ जाएगा चतुर्थानुपाती 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है, तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करते हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कल देखिए भाई, एडवांस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपको हर फॉर्मूला याद, देखो एडवांस मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद है तो ही आप एडवांस मैथ को सोल्व कर सकते। फॉर्मूले याद नहीं है तो आपकी मैथ कितनी भी अच्छी हो, आप नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें क्या है, बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, और अपन को पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, πr² H होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो देखिए त्रिज्या यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पाई रखना है अपन को 22/7, आर रखना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और एच आपका आ जाएगा 10.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, काट लो, देखो 5 से काटोगे 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 11वां, और ये 7 से कटेगा आपका, देखो 7 एकम 7 और 7 5 35। ठीक है, 15 5 75 को यदि आप 11 से इंटू करते हो तो आपके पास में आता है 7 5 12, और ये 825 आपके पास में आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 825 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें QR समांतर है किसके, PS के, और PR बराबर है RS। यदि कोण PQR 96 डिग्री और कोण QPR बराबर 34 डिग्री है, तो कोण PRS की माप क्या है। देखिए भाई, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ऐसे ही बनता है समलंब चतुर्भुज, और इसमें QR PS के समांतर है। P मैं यहाँ पे लेती हूँ तो Q मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि PS और PQRS चतुर्भुज बन गया समलंब। अब आपको क्या बोला है, PR बराबर है RS के। भाई PR कहाँ बनेगा, ये वाला PR बराबर है RS के, ये वाली रेखा और ये वाली लाइन मतलब आपकी क्या है, बराबर है, इक्वल है। यदि कोण PQR आपको दे रखा है कितना 96 डिग्री, ठीक है, और कोण QPR बराबर है 34 डिग्री, कोण QPR ये आपको दे रखा है कितना 34 डिग्री। तो आपको बताना है कोण PRS, कोण PRS ये वाला कोण आपसे पूछा है, मैंने मान लिया कोण क्या है आपका थीटा है। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए, जब भी दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और इस कोण का जो योग होता है, इन दोनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है
180 डिग्री होता है। ठीक है, तो भाई देखो ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान है ना वो कितना होना चाहिए, ये कोण और ये कोण आपका होना चाहिए कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस कोण को 180 बनाने के लिए देखो क्या करो आप, 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा दो, आपके पास में ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, 180 में से आप क्या घटा दो, इन दोनों को घटा दो, आपके पास में ये वाला कोण आ जाएगा। तो 96 में आप 34 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 130, और 180 में से यदि आप 130 को घटाते हैं तो आपके पास में ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 50। और देखिए भाई ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है, तो यदि ये कोण आपका 50 है तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, भाई ये दोनों रेखाएं बराबर है तो कोण भी दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये अब इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज PRS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इनमें से मतलब दो कोण आपके कितने के हैं, 100 डिग्री के हो गए, तो तीसरा जो कोण बचेगा वो कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 80 होगा, तभी तो क्या होगा आपका 180 बनेगा। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री आएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक होगा, उत्तर ज्ञात करने के लिए आनुभविक सूत्र का प्रयोग करें। देखिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है बहुलक, माध्य और माध्यिका। ठीक है, माध्यक मतलब इस माध्य को बोलते माध्यिका। ठीक है, देखो इन तीनों में कौन क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कि मूलानुपाती जो सूत्र है उसमें यदि आप देखते हो तो इन तीनों में रिलेशन होता है कि बहुलक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू माध्यिका या माध्यक। ठीक है, -2 इंटू माध्य, ये आपका क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इसको बोलते हैं। बहुत काम मतलब रेलवे के हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है इसने, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो बहुलक है माध्यक से 16.2 अधिक है। ठीक है, बहुलक क्या है आपका, माध्य से कितना अधिक है, 16.2 अधिक है। तो देखिए मेरे को क्या चाहिए, आपको बताना है कि बहुलक और माध्यक का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो भाई मैं माध्य को यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास में बहुलक और माध्यक के बीच का क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं माध्य को क्या लिख सकती हूँ, देखिए माध्य को लिख लेंगे 16.2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य की जगह में देखो क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा, बहुलक को 20 से मैं डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, बहुलक, बहुलक को तो बी रहने दो ना, बहुलक को बी से मैं डिनोट कर रही हूँ, माध्य को एम से कर लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू एम -2 इंटू माध्य को क्या लिख सकते हैं भाई, माध्य को क्या लिख सकते हैं, बहुलक -16.2 मतलब बी -16.2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये बी है, ये है 3m -2b माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 32.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस b को, भाई ये भी बहुलक है और ये इधर माइनस के दो बहुलक है, तो ये इधर आके 3b मतलब 3 इंटू बहुलक बन गया। सॉरी, अपन से बहुलक और माध्यक से कितना अधिक होगा, मतलब बहुलक और माध्यक का अंतर अपन से पूछा है, तो मैं इस m को भी इधर ले आती हूँ, मतलब 3m इधर आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, ये माइनस का ही रहेगा क्या, अच्छा ये माइनस माइनस बाहर भी माइनस है तो ये तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 32.4 आ जाएगा। अब देखिए 3 यदि अपन कॉमन लेके इधर भाग लगाते हैं तो बहुलक और माध्यक का अंतर अपने पास में आ जाएगा, कितना आएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 एकम 3 0 और 3 8 24, कितना आ जाएगा आपका 10.8 आ जाएगा, क्या बहुलक और माध्यक का अंतर, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x - y इंटू एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, वो इंटू में है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। भाई देखिए सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास में इन दोनों से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करते हैं तो देखिए अपने पास में आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। और जब इन दोनों को अपन इंटू करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर, भाई क्या हो जाएगा आपका, 4 को 4 से इंटू करते हो तो 16 माइनस वाई की पावर 16 आपका क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन माइनस में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। भाई कोई भी जो धनराशि है स्वयं की दोगुनी हो रही है, इसका मतलब जितनी धनराशि उतना ब्याज मिल रहा है। मतलब देखो 100 रुपए एक वर्ष में 200 हो रहे हैं, इसका मतलब 100 आपको ब्याज का मिल गया। ठीक है, तो देखिए आपका जो मूलधन और जो आपका ब्याज है वो बराबर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो जितना आपका साधारण ब्याज है उतना ही मूलधन हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि 100 रुपए मूलधन है तो 100 ही आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ऐसा ही इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर आर मान लो इंटू समय टी बटे में 100 आ जाएगा। समय तो 8 वर्ष दे रखा है ना, तो टी क्यों मानोगे, क्या मानोगे आप समय को 8। क्या करोगे, 100 से 100 कैंसिल, और आर पता करने के लिए आप 100 में क्या कर लो, किसका भाग दे लो, 8 का भाग दे लो। 1/8 आपका होता है 12.5%। और यही आपका मतलब परसेंटेज वैल्यू जो होती है ना 1/8 की, वो क्या होती है 12.5%। या 100 में 8 का भाग दोगे तो 12.5 आपका आएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखिए आपको दे रखा है tan a प्लस 1/tan a। सबसे पहले तो 1/tan a को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट ए लिख सकती हूँ क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस कोट ए। अब जिनको पता है वो डायरेक्ट करेगा, tan a प्लस कोट ए आपका क्या होता है, कोसेक ए इंटू सेक ए होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, भाई tan a को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन ए बटे कोस ए। और कोट ए को क्या लिख सकती हूँ, कोस ए बटे साइन ए। नीचे यदि अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है अपने पास में, साइन ए कॉस ए, और ये वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब अपन को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है। मतलब ये आ रहा है आपका 1/साइन ए इंटू कॉस ए। अब भाई 1/साइन ए क्या होता है आपका, कोसेक ए, कोसेक ए होता है। और 1/कोस ए कितना होता है आपका, ये होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, कोसेक ए इंटू सेक ए आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट वे से रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि tan a प्लस कोट ए कितना होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों में से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वे एक सिद्ध गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। वे दो आदमी हैं, 56 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं 12 किलोमीटर पर घंटा और 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आते हैं। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद में, कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर है। तो आप देख लो भाई, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। अब वो एक दूसरे से 56 किलोमीटर दूर है, वो 6 किलोमीटर दूर है, तब तक आपको टाइम बताना है। तो देखिए इसने ये वाली डिस्टेंस तय करी होगी और इसने ये वाली, मतलब दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली होगी। ठीक है भाई, 6 किलोमीटर तो उनके बीच में है भी, मतलब 50 किलोमीटर तो वो तय कर चुके। और किस चाल से तय कर रहे हैं,
भाई जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं रिलेटिव स्पीड लेते हैं और चालों का योग लेते हैं, तो 12 और 13 को यदि आप जोड़ते हो तो 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, और आपको बताना क्या है, यदि वे एक दूसरे, हाँ 6 किलोमीटर की दूरी पे होंगे तो आपको टाइम बताना, यही आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। 50 में यदि 25 का भाग देते हो तो आपके पास में आएगा 2 घंटे। 2 घंटे बाद में वो क्या होंगे, एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण ए बी सी डी की माप 3:5:4:6 के अनुपात में है, तो 3a+2b का मान क्या होगा। वही चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है आपका 360 होता है। लेकिन यहाँ पे अनुपातों में देखो कितना है, 5 3 8, 8 4 12 और 6 18, मतलब 360 वैल्यू आपकी 18 की। आपसे पूछा है 3a+2b, मतलब a और b की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इंटू करोगे किससे, 3 से। 18 दूना 36, तो जो a है वो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 60 डिग्री। और जो b है वो कितना आ जाएगा आपका, भाई यहाँ पे 3 की जगह किससे इंटू करोगे, 5 से, तो 5 दूना 10, मतलब 100 डिग्री आ जाएगा b। ठीक है, 3a मतलब 60 को यदि आप 3 से इंटू करते हो, 6 3 18, 180 डिग्री। और 2b, b की वैल्यू 100, तो 2b कितना हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा आपका 380 डिग्री, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम से हो जाएगा 380 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। देखिए भैया आपको याद होना चाहिए कि जो अंतःकोणों का योग है वो कैसे निकालते हैं, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकाल सकते हैं, किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और मैं ये आपको लिखवा देती हूँ। देखिए भाई कि यहाँ से अपन देखते हैं किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, अंतःकोण आपको देखा एक अंतःकोण, मतलब प्रत्येक अंतःकोण आपका 165 डिग्री। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो अंतःकोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है एन एन सॉरी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण बोला है, तो प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें n से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि इसका फॉर्मूला आ जाता है, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आता है जो कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पे 165 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अपन को क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या पूछिए, n आपकी भुजाओं की संख्या है। तो देखिए n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15 और 5 3 15, 3 से और काट लो, ये 12 बार और ये 11 बार। तो देखिए कितना आ जाएगा, 12n माइनस 24 बराबर 11n। 11n इधर आके 12n में से माइनस होगा तो n बच जाएगा, और ये 24 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ऑप्शन ए अपना एकदम से हो जाएगा। अब देखिए अपन थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें। भाई जब भी आपसे विकर्णों की संख्या पूछे, विकर्णों की संख्या यदि आपसे पूछ रहा है तो वो कितनी आएगी, n इंटू n-3/2 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछ ले, यह है विकर्णों की संख्या। आप देखो बहुभुज में जो बाह्य कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण यदि आपसे पूछता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 360/n आप लगाओगे। ठीक है, ये आपको 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं समबाहुभुज के। ठीक है, तो कौन सा इसमें तो आ गया अपना चॉइस आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, आपको कभी कौन सी संख्या कभी कौन सी संख्या, तो आपको पता होना चाहिए सब संख्याओं का जो विभाजकता का नियम होता है वो क्या होता है।
देखिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का करते हैं तो देखो दो का विभाजकता का नियम क्या होता है, जो इकाई का अंक है वो आपकी एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तीन की विभाजकता का नियम क्या होता है, तीन की विभाजकता का नियम होता है कि जो डिजिट्स का सम है वो तीन से विभाज्य विभाज्य होना चाहिए। चार का विभाजकता का नियम होता है लास्ट की दो संख्याओं में चार का भाग जाना चाहिए। पांच के विभाजकता का नियम होता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। छह का विभाजकता का नियम मतलब वो जो संख्या दो और तीन से विभाज्य हो रही है वो छह से भी आपकी होगी। सात की विभाजकता का नियम देखिए आपका अलग होता है, थोड़ा सा आपका देखो वो एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है, तो जब पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। आठ का जो होता है वो क्या होता है आपका, लास्ट की तीन संख्याओं में आठ का भाग जाना चाहिए। नौ का जो होता है वो भी क्या होता है आपका डिजिट्स का सम है, वो आपका क्या होता है नौ से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए दो का क्या होता है, लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 0 वो एक सम संख्या होना चाहिए। तो आपका देखो ऑप्शन सी तो यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा दो से ही। ठीक है, ऑप्शन सी तो आपका आ ही नहीं सकता क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5 है। तीन का देखते हैं या पांच का देखते हैं, पहले पांच से आपका देखो ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पांच का क्या होता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से ये दोनों पांच से भी है दो से भी है। ठीक है, अब तीन का विभाजकता का नियम देख लो, तीन का क्या होता है डिजिट्स का सम आपका तीन से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो चार दो छह और दो आठ, आठ आपका तीन से विभाज्य है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तीन और कितना हो जाएगा छह, नौ कितना होता है आपका, नौ तीन से विभाज्य है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी अपने पास में एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर वह 7200 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो चुनाव हुए, उसमें से एक कैंडिडेट है जिसको 38 जितने भी टोटल वोट है वो पूरे वैध हैं और उनमें से 38% उसको मिला है, लेकिन वो कितने से हार गया, 7200 मतों से हार गया। भाई देखो टोटल 100 मानते हैं, 100 में से 38% हारने वाले को मिल गया, मतलब 38 वोट 100 में से हारने वाले को मिल गए। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे भाई, 62। जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे, 62 वोट मिले होंगे। ठीक है, 100 में से जीतने वाले को 62 वोट मिले होंगे। अब बताओ ये हारने वाला कितने वोटों से हार रहा है, 7200 वोटों से हार रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने वोटों से हार रहा है ये, भाई इसको 62 मिले हैं, इसको मिले हैं 38, तो कितने वोटों से हार रहा है, 24 हो गए क्या, 24 वोटों से हार रहा है। ठीक है, तो 7200 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 24 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 100 मानी है, तो 100 से क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, 24 से काटते हैं, 24 72 होता है 300, और जब 300 को आप 100 से इंटू करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे आपके पास में, 30,000 हो जाएंगे। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवर्ती बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है। भाई देखिए एक बेलनाकार सुरंग बना रहे हो आप, ठीक है, ऐसे एक बेलनाकार सुरंग बना रहे हो जिसका क्या हो रहा है, जो व्यास है इस सीट का वो तो कितना है 2 मीटर, और कितनी मीटर लंबी 40 मीटर, मतलब व्यास जो है, व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 मीटर, व्यास यहाँ पे 1 मीटर है और जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 40 मीटर है। अब देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, आप एक सुरंग बना रहे हो, मतलब जो आपका जो बेलन है उसमें जो दो वर्त बनते हैं, जो दो वर्त बनते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो तो नहीं होगा ना, वो तो खाली होगा ना आपका। ठीक है, बे सुरंग बना रहे हो मतलब ये तो आपका क्या है, आपका खाली होगा ना। आपकी जो लोहे की सीट लगी है वो कहाँ लगी है, यहीं पे तो लगी है ना। ठीक है, ये लोहे की सीट कहाँ लगी है आपकी, यहीं पे लगी है। इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना होता है, जो क्या है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है,
यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्षेत्रफल आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। भाई आपको पता है कि जो ये दो वर्त बनते हैं, जो आधार के क्षेत्रफल जो 2πr² होता है, वो तो इसमें क्या है भाई, ये खोखला वो जो बेलन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, खोखला बेलन में नहीं बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो सीट लगेगी ही नहीं ना, ये तो आपका क्या है एक सुरंग है, तो ये यहाँ पे आपकी सीट नहीं लगेगी, आपकी सीट केवल यहाँ पे लगेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, 2πr होता है ये, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, देखो पाई की फॉर्म में ये लिख करना है अपन को, तो ये पाई आ जाएगा, आर कितना है 1 है, और आपका जो एच है वो कितना है 40 है, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 80 पाई, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या है, कोसेक थीटा बराबर है सेक थीटा -30, तो थीटा का माप कितना होगा। देखिए भाई जब भी ट्रिगो में आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इनमें क्या नियम लगता है, मैंने मान लिया आपके पास में दो कोण है θ1 और θ2, और इनका योग कितना है आपका 90 डिग्री है। दो कोण है θ1 और θ2 और इनका योग कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए यदि इनका योग 90 डिग्री है, तो जो साइन θ1 है वो बराबर होगा आपका कोस θ2 के, टेन θ1 है ये बराबर होगा आपका कोट θ2 के, और वो जो आपका सेक आता है सेक θ1, सेक θ1 बराबर हो जाएगा आपका कोसेक θ2 के, ठीक है। मतलब सेक और कोसेक बराबर कब हो सकते हैं, जब इनके दोनों के कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, आपको ये याद रखना है। साइन और कोस तभी आपके बराबर होंगे जब इन दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा, टेन और कोट तभी बराबर होंगे जब इनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोसेक सेक के बराबर है, मतलब इनके जो कोण है उनका योग कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। कोसेक और सेक कब बराबर हो सकते हैं, जबकि इनके कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री हो, मतलब थीटा प्लस थीटा -30, ठीक है। इसका कोण थीटा और इसका थीटा -30 है, ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही है ना भाई, थीटा माइनस थीटा 120, और ये 2 थीटा है। अच्छा देखो यहाँ पे ये 2 थीटा है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 लगा हुआ नहीं है, तो ये 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा आएगा, और 2 थीटा है तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 3 थीटा की वैल्यू आएगी 120, तो थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 3 चौक 12 40 के इक्वल हो जाएगा, यही आपसे पूछा, तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रिंट करने में मिस्टेक होगी, ये 2 थीटा है, ठीक है, ऊपर आपका जो इंग्लिश का दे रखा है उसमें सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित व्यंजक का को सरल कीजिए। देखिए भाई इस पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है आपका सिंप्लीफिकेशन में, मतलब जो अपने एएलपी का जो किए हैं 15 शिफ्ट, उसमें लगभग आपके 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चन में, आपको देखो क्या दिया होता है 100,000 10,000, इनसे क्या होता है जितनी संख्या कम है उतनी ही संख्या ज्यादा दे के आपको क्या करता है, दोनों को इंटू करता है। कैसे भाई, ये वाली जो संख्या है ये 10,000 से 6 कम है, जबकि ये वाली जो संख्या है वो 10,000 से क्या है 6 ज्यादा है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10,000 माइनस 9,994, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं 9,994 नहीं 6 लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 6, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10,000 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 10,000
में से आप 6 को माइनस करोगे तो 9,994 आपके पास में आ जाएगा। इन 2 है बीच में, इसको क्या लिख सकते हो, 10,000 में आप 6 प्लस करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब ये देखिए आपके पास में क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। और वो क्या होता है आपका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 10,000 का स्क्वायर माइनस 6 मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो तो आपके 10,000 में आ रहे हैं, 4 जीरो और लगाओ स्क्वायर कर रहे हो तो। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 6 36। तो देखिए यहीं से आपका आ गया ऑप्शन ए की में है कि भाई 100 में से आपको 36 आता है तो 64 मतलब लास्ट में आपको 64 आएगा, और 64 आपका ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, देखो 9 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार 9 आ रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन। वैसे तो यहीं से मैच हो गया कि लास्ट में 64 आएगा, ए की ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो। भाई देखिए सबसे पहले तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, √3a बटे 2 इंटू ए। ये क्या होता है, ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है आपका। यहाँ पे आपको ऊंचाई दे रखी है 6, ठीक है, और आप ये इधर आएगा तो 2 बटे √3। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, भुजा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा निकालना है पहले अपन को। भुजा यहाँ से कितने आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी आपकी 2 दूना 4, 4√3। भाई इससे आप काट लोगे, इसमें 3 है उसको √3 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, क्या भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 बटे 4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व, देखो कितना आ जाएगा, ये √3 आ गया आपका, बटे में 4 है, 4√3, तो इसको 2 बार इंटू कर लो, 4√3 इंटू 4√3। सोल्व करते हैं, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, इस √3 को इस √3 से इंटू अपन करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 4 को 3 से इंटू करते हो तो 12, और ये √3 आपका है ही, तो 12√3 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, वह राधिका की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष बड़े हैं। राधिका की आयु कितनी है, भाई राधिका जो है उसका जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्या है, राधिका की जो आयु है उसके 2 गुने से 20 वर्ष बड़े हैं, 20 वर्ष बड़े हैं। तो टीचर है उसकी आयु है राधिका के 2 गुने से 20 वर्ष बड़ा, जबकि टीचर की आयु अपन को दे रखी है 60 वर्ष, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, राधिका की आयु पता कर लेते हैं। ठीक है, 20 इधर जाएगा 40, 2r की वैल्यू आपके पास में 40, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 20। राधिका कितनी बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 9 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। भाई देखो 3 जने हैं, ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, टोटल वर्क निकालते हैं, क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा भाई एलसीएम, 36 आ जाएगा, क्या 18 दूना 36, 36 आ जाएगा। 9 का भाग दोगे तो एक की एफिशिएंसी आएगी 4। ठीक है, एक की एफिशिएंसी आएगी 4, बी की एफिशिएंसी आएगी 12 3 36 3, और सी की एफिशिएंसी आएगी आपके पास में 2। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, जबकि सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, इसने बोला है ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन ए ने 3 दिन बाद में काम छोड़ दिया। भाई 3 दिन तक तीनों ने साथ काम किया होगा। ठीक है, एक दिन में तीनों कितना काम कर सकते हैं, 4 3 7 और 2 9। एक दिन में 9 काम, तो 3 दिन में तीनों ने कितना काम कर दिया हो गया होगा,
4 3 7 और 9, 9 3 27 काम। तीनों ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 27 काम को कर दिया 36 में से। ठीक है, बच गया कितना काम भाई? 9 काम बच गया। कितना काम बच गया? 9 काम बच गया। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो अब इस देखो ए ने यदि छोड़ दिया तो अब इस 9 काम को कौन करेगा? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 और 2 5 काम। तो 9 काम को करने में उनको कितना टाइम लग जाएगा? 9/5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और यदि इसको करते हैं अपन आगे, मतलब इसने बोला है अपन से कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो कुल काम जब अपन निकालेंगे तो देखिए शेष काम तो 9/5 दिन में, लेकिन पहले तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है, तो कुल डे कितने कितने आ जाएंगे? 3 + 9/5 आएंगे। कुल दिन पूछा है तो आप 3 को भी ऐड करोगे। ठीक है, अभी आपसे पूछा शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो आपका 9/5 आ जाता है। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। 5 से 15, 15 में 9 आप जोड़ते हो तो 24, 24/5 दिन आपके क्या लग जाएंगे? टोटल काम को करने में आ जाएंगे, लग जाएंगे। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 कोण 2 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतःकोणों का एक युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 65 डिग्री है तो कोण 2 का माप क्या होगा? वे इसने बोला है 2 समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, फिर आगे इसने बोला है कोण 1 और कोण 2 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण। भाई आप या तो अंतःकोण लोगे या तो ये वाला कोण ये वाला कोण ले लो। अंतःकोण ले रहा है रेखा के एक ही तरफ। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण, या तो ये कोण ले लो या आप कौन से, या आप ये कोण भी ले सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री आएगा, और इन दोनों को लेते हो तो इन दोनों का कोण, इन दोनों कोणों का योग भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसने एक कोण दे दिया, मैंने मान लिया ये 65 डिग्री है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कोण कितना होगा? 180 में से आप क्या कर दो? 65 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 115 आ जाएगा। क्या 115 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? दूसरा कोण हो जाएगा। कितना आएगा? 115 डिग्री आपके पास में कोण बी का माप आ जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने रुपए 3,420 में एक चाय का सेट बेचा जो लागत की कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट अधिक में बेचना चाहिए। कितने अधिक में बेचना चाहिए? देखिए आपसे पूछा क्या है, इसने बोला है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 में एक चाय का सेट बेचा। ठीक है, जो लागत की कीमत से 43% कम था। ठीक है, तो कितने में? 3420 में यदि आप बेच रहे हो तो ये क्या है? 3420 लागत की कीमत से कितना परसेंट? 43% कम है। तो मैंने मान ली कि जो लागत है वो 100 है, तो आपने बेचा कितने में? एसपी कितना हुआ? 43% कम में, मतलब 43 यदि आप घटाते हो तो 57 में आपने बेचा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने में बेचा? 3,420 में। तो 3,420 आपकी किसकी वैल्यू है? 57 की वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या करना है? इस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट को अधिक में कितने अधिक में बेचना पड़ेगा? तो भाई यदि 100 पे आपको 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे? 110 में बेचोगे। तो 110 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फिर इससे क्या आएगा अपने पास में? एसपी आएगा कि कितने अधिक में बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, देखो कितना आ जाएगा? 3 से जाएगा क्या? हाँ 3 से जाएगा ये 19 बार, और 3 से ये 3 चौक 12 19 का भाग दे लो। 19 6 114 होता है। ठीक है, 6 बार कट जाएगा, मतलब आप कितने में? 6 बार 60 आएगा ना, जीरो भी तो है, तो देखो 2 जीरो आ जाएगा। 6,000
600 में क्या करोगे, उसको बेचोगे। तो कितने अधिक में बेचा भाई, पहले आप बेच रहे थे कितने में, 3420 में, अब बेचे हो आप 6600 में। कितने अधिक में बेचा, तो 6600 में से आप 3400 को क्या कर लो, 3420 को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो कितना आ जाएगा आप लोग आपका ये, तो यहाँ पे एक आएगा, कितना आएगा, 3180 आएगा इसका, ठीक है। देखिए तो इसके साथ में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, एक सैंपल पेपर है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। कल जो रिव्यूज मिले हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आधार पे मैं प्रीवियस ईयर से उठा के आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे और आपको पेपर चाहिए भाई, जिनका 17-18 को एग्जाम है, तो मैं और आपके लिए लेके आऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको और पेपर चाहिए, तो मैं और आपके लिए बना के लाऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।